हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 आरबीएसई एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 4 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 4th लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में nवीं ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का फॉर्मूला, ऊर्जा का सूत्र डिराइव किया था, कैलकुलेट किया था। तो जो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है किसी भी परमाणु के लिए, उसका फॉर्मूला हमारे पास आया था बेटा En इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम। Z इज द एटॉमिक नंबर, Z परमाणु संख्या है और n कक्षा की संख्या है। जब आप Z को कांस्टेंट रख दें और n की नंबर बढ़ाते जाएं, तो जैसे जैसे n की नंबर बढ़ेगी, परमाणु की कक्षा की संख्या बढ़ेगी, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। तो अब इसी के आगे जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है एनर्जी लेवल डायग्राम, ऊर्जा स्तर आरेख। ऊर्जा स्तर आरेख, एनर्जी लेवल डायग्राम। ऊर्जा स्तर आरेख। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकटतम कक्षा में होता है, नियरेस्ट ऑर्बिट में होता है, तो यह उसकी निम्नतम ऊर्जा अवस्था या ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था कहलाती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकटतम कक्षा में होता है तो इसे निम्नतम ऊर्जा अवस्था या मूल अवस्था कहते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑर्बिट नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, देन इट इज कॉल्ड मिनिमम एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट लेवल। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेट कर लेता है, ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, तो ऊर्जा प्राप्त करके वह मूल ऊर्जा अवस्था से या निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो हायर एनर्जी लेवल जो उसकी होती है उसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु की उत्तेजित अवस्था। मूल अवस्था के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जो कक्षाएं होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो ऑर्बिट्स होती है, उनको हम कहते हैं उत्तेजित ऊर्जा अवस्था या एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उच्चतम ऊर्जा अवस्था में जाता है। तो इस इवेंट को कहते हैं संक्रमण। इस घटना को संक्रमण कहते हैं, यानी ट्रांजिशन कहते हैं। दिस इवेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन व्हेन इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसे हम संक्रमण या ट्रांजिशन कहते हैं। तो यदि हम यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम, H एटम, Z इज इक्वल टू 1, सो En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 होता है, इसलिए nवीं कक्षा में जो ऊर्जा होगी, जो एनर्जी होगी, वो -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो जो इसकी मूल ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा होगी, फंडामेंटल एनर्जी लेवल में, मूल ऊर्जा अवस्था में, एनर्जी इन फंडामेंटल लेवल, मूल ऊर्जा अवस्था यानी कौन सा? n बराबर 1। तो मूल ऊर्जा अवस्था में जो ऊर्जा होगी वो होगी E1 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन 1²
इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी होगी फंडामेंटल एनर्जी लेवल में या मूल ऊर्जा अवस्था में किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की। जो प्रथम उत्तेजित अवस्था में एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेवल, प्रथम उत्तेजित अवस्था में जो ऊर्जा होगी यानी n बराबर 2 में सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी वो E2 इजिकल टू -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर इजिकल टू -13.6 अपॉन 4 कैलकुलेट करेंगे तो बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था में। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में एनर्जी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड एक्साइटेड लेवल, द्वितीय उत्तेजित अवस्था यानी n बराबर 3, इसमें जो एनर्जी होगी E3 इजिकल टू -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर यानी -13.6 अपॉन 9 और यह आएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट करने पर। तो इस तरीके से कंटिन्यू जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स n की नंबर बढ़ती जाती है तो हम एनर्जी कैलकुलेट करते जाते हैं, तो एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ऐसे ही जब n इजिकल टू 4 लेंगे यानी थर्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल, तो फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, क्योंकि यहाँ 4 का स्क्वायर 16 का डिवीजन देंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब n इक्वल टू 5 लेंगे यानी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, चतुर्थ उत्तेजित ऊर्जा अवस्था, अगर उसमें हम ऊर्जा निकालते हैं तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, 25 का जब डिवीजन देंगे तो ये -0.54 -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। इस तरीके से हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एनर्जी निकाल सकते हैं। ये तो मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली है। आप अगर हीलियम एटम के लिए लें तो जेड की जगह आपको 2 पुट करना पड़ेगा। हीलियम एटम के लिए जैसे कोई कहता है कि फाइंड आउट द एनर्जी इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम, हीलियम परमाणु के द्वितीय ऊर्जा अवस्था में ऊर्जा ज्ञात करो, तो बेटा कुछ नहीं है, जेड की जगह भी 2 लिखोगे, एन की जगह भी 2 लिखोगे। जेड की जगह तो 2 हीलियम का एटॉमिक नंबर और एन की जगह 2, क्योंकि उसने सेकेंड एनर्जी लेवल में पूछी है। थर्ड एनर्जी लेवल में पूछता तो एन की जगह 3 लिख देते हैं। लिथियम के लिए पूछता है तो लिथियम के लिए जेड इजिकल टू 3 लिख देंगे। इस तरीके से आप किसी भी एटम के लिए किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पर बनाएं इन सब एनर्जी के बेस पर, तो आप देखो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनता है। ये आपके पास यहाँ पर इस एक्सिस पर एनर्जी ले रहा हूं मैं, तो यहाँ मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी, तो ये n इक्वल टू 1 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट। जब मैं यहाँ पर यहाँ आपके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेता हूँ बेटा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये n इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसके बाद जो आगे डिफरेंस है वो डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस डिक्रीज होता जा रहा है। ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 10.2 का डिफरेंस आया और यहाँ से यहाँ तक अप्रोक्सीमेट 1.9 का डिफरेंस आया, 1.89 का। ये n इक्वल टू 3। और अगर n इक्वल टू 4 की बात अपन करते हैं तो फिर इसमें तो और भी डिफरेंस कम आता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये n इक्वल टू 4, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ओनली 0.64 या इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है। और इससे आगे तो और भी डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
n इक्वल टू 5। तो इसलिए एनर्जी लेवल डायग्राम में कंटिन्यू जो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होता जा रहा है, और आपको ये क्लियर यहाँ से हो रहा है कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसके बाद और भी अगर n इक्वल टू 5 की बात करें तो फिर डिफरेंस और भी कम हो जाएगा। n इक्वल टू 6 की बात करें, सॉरी, इस तरीके से बेटा यहाँ पर एनर्जी निकाल सकते हैं, और जीरो एनर्जी जो होगी वो n इक्वल टू इनफाइनाइट पर होगी। n इक्वल टू इनफाइनाइट पर एनर्जी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर n इक्वल टू इनफाइनाइट अनंत लिखोगे तो ऊर्जा का मान शून्य होगा। तो इसको कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम या ऊर्जा स्तर आरेख। क्लियर? अब इसके बाद इसमें हमारे पास टॉपिक आता है स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। तो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले है एमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है? सबसे पहले बात आती है एमिशन स्पेक्ट्रम। व्हाट डू यू नो अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रम? देखो, जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके जो परमाणु है वो उष्मा ऊर्जा प्राप्त करके और हायर एनर्जी लेवल में उष्मा ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं, यानी उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं। जब ये उत्तेजित अवस्था में पहुंचते हैं तो ये वहाँ केवल बहुत मिनिमम टाइम 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह पाते हैं, एंड 10⁻⁸ सेकंड के बाद ये वापस निम्नतम ऊर्जा अवस्थाओं में लौटते हैं, लोअर एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिट करते हैं, संक्रमण करते हैं। जब ये निम्नतम ऊर्जा अवस्था में लौट आते हैं तो उत्तेजित ऊर्जा अवस्था और निम्नतम ऊर्जा अवस्था की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। उसी ऊर्जा का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। जब भी whenever an object is heated, then its atom goes in excited state by absorbing heat energy, lower energy level to higher energy level, these are transit. But in higher energy level, these are remains only for 10⁻⁸ second, and after this time these come again, these transit again in lower energy levels. When electron comes from higher energy level to lower energy level, then it emit energy. तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, एमिशन करेगा, और जब ये एनर्जी एमिशन करेगा तो उसी एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेक्ट्रम क्या बोला जाता है? एमिशन स्पेक्ट्रम या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। जब आप किसी भी एटॉमिक लेवल की जो गैस है, परमाणुवीय गैस जो है, उसको यदि मान लीजिए लोअर या बहुत ही मिनिमम प्रेशर पर, निम्न दाब पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो जो उसके एटम्स है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब वो एक्साइटेड एटम्स जब वापस लोअर एनर्जी लेवल में पहुंचते हैं तो वो स्पेशल वेवलेंथ या स्पेशल फ्रीक्वेंसी, विशिष्ट आवृत्ति या विशिष्ट तरंगदैर्ध्य की विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। वापस सुन लीजिए, जब कोई भी गैस, मान लो परमाणुवीय गैस है या परमाणुवीय वाष्प है उसकी, और उसको आप गर्म करते हो तो उसके जो परमाणु है वो ऊष्मा प्राप्त करके, अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं, और जब वो उत्तेजित अवस्था से निम्नतम ऊर्जा अवस्था में लौटते हैं तो विशिष्ट तरंगदैर्ध्य या विशिष्ट आवृत्ति के विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं, लीनियर एमिशन स्पेक्ट्रम। जब भी कोई एटॉमिक लेवल की कोई गैस है जिसमें कि एटम्स है और या वेपर है,
और उसको आप हीट करते हो तो वो हायर एनर्जी लेवल में पहुंचते हैं उसके एटम्स, और जब हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी या स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो ये जो रेडिएशंस एमिट करते हैं इनका अगर हम स्पेक्ट्रम देखें, इनका अगर स्पेक्ट्रम लें तो वो हमें एक स्पेशल लाइन की फॉर्म में आता है और उसी को हम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम या रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट आता है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी वाइट लाइट जो है, श्वेत प्रकाश है, उसको अगर किसी गैस से गुजारा जाता है, गैस से पास किया जाता है, तो उस गैस के द्वारा कुछ स्पेशल वेवलेंथ की रेडिएशंस का, विकिरण का अवशोषण हो जाता है। अगर आप श्वेत प्रकाश किरण को किसी गैस से या किसी वाष्प से गुजारें तो उस गैस या वाष्प के द्वारा एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के विकिरण का अवशोषण हो जाता है, और जब बाहर निकलने वाले प्रकाश का हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उस स्पेक्ट्रम में उस स्थान पर, किस स्थान पर, जिस पर विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के विकिरणों का अवशोषण हुआ था उसके स्थान पर अदीप्त रेखाएं दिखाई देती है। तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है उसे कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। यानी आप इंग्लिश में समझ लीजिए, जब भी whenever we pass white light through a gas or through a vapor, then a definite wavelength radiations are absorbed by this gas। विशिष्ट तरंगदैर्ध्य या निश्चित तरंगदैर्ध्य, निश्चित आवृत्ति के विकिरण उसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। When we take spectrum of outgoing light from this gas, अगर इस गैस से बाहर निकलने वाले प्रकाश का हम स्पेक्ट्रम लेते हैं, when we get spectrum of outgoing light from this gas, then we get some invisible lines in spectrum। तो हम उस स्पेक्ट्रम में कुछ अदृश्य विकिरण देखते हैं, invisible lines in spectrum। This type of spectrum is called absorption spectrum। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को ही हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको हम लीनियर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी या स्पेशल वेवलेंथ की जो लाइन है वही आपके पास इसमें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, इसलिए हम इसे लीनियर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। क्लियर? इसके बाद आपके पास यहाँ पर आती है स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रमी श्रेणी। स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रमी श्रेणी क्या होता है बेटा कि जब किसी भी तत्व विशेष से, कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, उससे उत्सर्जित होने वाले जो प्रकाश का अगर स्पेक्ट्रम लेते हैं, एमिशन होने वाली लाइट का स्पेक्ट्रम लेते हैं, तो हमारे पास डेफिनिट फ्रीक्वेंसी एक रेगुलर पैटर्न में गेट होती है। नियमित पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न में हमें आवृत्तियाँ, प्रकाश की आवृत्तियाँ दिखाई देती है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट विजिबल होती है। तो अगर इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करें, इस तरीके के स्पेक्ट्रम को देखें, तो हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम लाइंस की, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की विभिन्न श्रेणियाँ, विभिन्न समूह प्राप्त होते हैं, ग्रुप में प्राप्त होते हैं। जैसे एक डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइंस का ग्रुप मिल गया, फिर दूसरी डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइंस का ग्रुप मिल गया, फिर थर्ड। इस तरीके से एक डेफिनिट ग्रुप में, एक निश्चित समूह में स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है। स्पेक्ट्रमी लाइंस गेट इन अ डेफिनिट ग्रुप। ये जो डेफिनिट ग्रुप होता है स्पेक्ट्रल लाइंस का, इसी डेफिनिट ग्रुप को हम स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं, स्पेक्ट्रमी श्रेणी बोलते हैं। ये जो डेफिनिट ग्रुप आता है, निश्चित समूह आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रमी
श्रेणी या स्पेक्ट्रल सीरीज। एक स्पेक्ट्रल सीरीज में डिफरेंट लाइंस डिफरेंट वेवलेंथ की होगी, एक डेफिनिट वेवलेंथ से डेफिनिट वेवलेंथ तक, और उसी को स्पेक्ट्रम रेखाएं भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस जो है, जो नियमित एक रेगुलर पैटर्न में होती है, उनकी वेवलेंथ या उनकी एक तरीके से प्रोडक्शन, ओरिजिन को यहाँ पर समझाया गया है कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो आगे हमारे पास इसमें टॉपिक है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की उत्पत्ति। देखो बेटा, बोहर ने अपने थर्ड पोस्टुलेट में एक बात बताई थी, आपको याद भी होगी, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी उत्तेजित ऊर्जावस्था से निम्नतम ऊर्जावस्था में लौटता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। When an electron transit from higher energy level to lower energy level, जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जावस्था से निम्न ऊर्जावस्था में संक्रमण करता है, लौटता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और वो ऊर्जा फोटोन के रूप में होती है। तो ये जो फोटोन की जो एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी, वो दोनों एनर्जी लेवल्स के अंतर के बराबर होती है, यानी दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर। मतलब अगर मान लीजिए कि बाह्य कक्षा, आउटर सेल या आउटर ऑर्बिट आपके पास N2 है, और इनर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है वो N1 है। मतलब इलेक्ट्रॉन N2 ऊर्जा स्तर से N1 ऊर्जा स्तर में आ रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, N2 एनर्जी लेवल से N1 में, एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम एनर्जी लेवल N2 टू एनर्जी लेवल N1। तो आपके पास H न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन H न्यू इक्वल टू EN2 माइनस EN1। ये आपके पास एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस आ जाएगा, जैसा कि बोहर के थर्ड पोस्टुलेट में बताया गया है कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जीज इन एनर्जी लेवल्स। ये अब यहाँ पर हम इसको यूज करें तो इसके यूज से फ्रॉम थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल EN2 माइनस EN1, सिंस इससे पहले हमने nth एनर्जी लेवल में एनर्जी निकाली थी बेटा, वो थी हमारे पास -2π² m k² z² E4 अपॉन n² h²। ये एनर्जी ऑलरेडी हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी है। इसका यूज जब यहाँ करते हैं तो हमारे पास आता है H न्यू इक्वल टू -2π² m k² z² E4 अपॉन n² h² माइनस -2π² m k² z² E4 अपॉन n1² h²। ये मैंने दोनों एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी यहाँ पर पुट कर दी। अब आप देख रहे हैं बेटा, इसमें न्यू को आप c अपॉन लेमडा लिख सकते हो, hc अपॉन लेमडा इक्वल टू, यहाँ पर 2π² कॉमन आ गया, m कॉमन आ गया, k² कॉमन आ गया, E4 कॉमन आ गया, h² कॉमन आ गया, और अंदर हमारे पास ओनली ये z² भी कॉमन आ गया, सॉरी, और अंदर इसके बाद हमारे पास बच रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 1/n1² माइनस
1/n2²। ये माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ पर माइनस। n1 उस ऑर्बिट का नंबर है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट, और n2 उस ऑर्बिट का नंबर है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट। n2 is the energy level from which electron transit and n1 is the energy level in which electron transit। n2 उस ऊर्जा स्तर की संख्या है जहां से इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है, और n1 उसकी संख्या है जहां पर इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर रहा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया, और जब हम इसे आगे कैलकुलेट करें तो 1/λ = 2π² m k² e4 z² CH³ और ये 1/n1² - 1/n2²। मैंने HC को नीचे ले लिया यहाँ पर। अब इसमें क्या बेटा, ये जो हमारे पास है ये 2π² m k² e4 CH³, ये इसमें सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। आप देख लीजिए, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, k 9 × 10⁹ कांस्टेंट, e 1.6 × 10⁻⁻19, c 3 × 10⁸, h प्लैंक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻34। ये सारी चीज कांस्टेंट है। इन सब को हमने एक अलग कांस्टेंट कैपिटल R से डिनोट किया है, और इस कैपिटल R को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट इस R का नाम है, नोमेनक्लेचर है रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग नियतांक। और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, ये होती है बेटा 1.1 × 10⁷ मीटर इनवर्स। इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.1 × 10⁷ मीटर इनवर्स। तो जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बन जाता है बेटा, देन 1/λ = R Z² 1/n1² - 1/n2²। ये हमारे पास वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। मीटर इनवर्स इसकी यूनिट आएगी, और हम इसी को न्यू बार भी नोट करते हैं, वेव नंबर, तरंग संख्या, वेव नंबर भी बोलते हैं बेटा इसको, न्यू बार। तो जब इसको न्यू बार बोलते हैं तो ये यहाँ पर यही फॉर्मूला हमारे पास, न्यू बार = R Z² 1/n1² - 1/n2² आ जाता है। इससे हम वेव नंबर या वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लाइन के लिए। और ये RZ², Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। आप हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हो तो Z = 1, हीलियम के लिए निकाल रहे हो तो Z = 2, लिथियम के लिए निकाल रहे हो तो Z = 3। आपको ये फॉर्मूला जो ऑलरेडी 11th क्लास में जो केमिस्ट्री में सॉल्व किया था उसमें डायरेक्ट बताया जाता है, न्यू बार या 1/λ = R 1/n1² - 1/n2², क्योंकि वहाँ स्पेशली हाइड्रोजन एटम के लिए ही है। आप यहाँ पर RZ² ही याद रखें, RZ² 1/n1² - 1/n2², क्योंकि एक बार IIT में जैसे क्वेश्चन आया था JEE मेन में, तो उसमें उसने लिथियम एटम के लिए पूछा था। अब बच्चों ने R 1/n1² - 1/n2² यूज किया तो Z का फॉर्मूला रखना वो भूल गए, तो Z की वैल्यू वहाँ पर 3 आएगी। तो RZ², n1 किसका नंबर है, उस ऑर्बिट का नंबर है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और n2 किसका नंबर है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कंटिन्यू हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस या स्पेक्ट्रल सीरीज है हाइड्रोजन एटम की, उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। थैंक्स।